वॉर मानव इतिहास का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट रहा है जो अक्सर रिसोर्सेस, आइडियोलॉजी एंड आइडेंटिटीज को लेकर हमारे सबसे डीपेस्ट स्ट्रगल्स को दर्शाता है। और आज हम एक ऐसी ही मूवी के ऊपर बात करने वाले हैं जो अच्छे खासे इंसान को डिप्रेशन में डाल दे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट हार्ट रेंचिंग एनिमेटेड फिल्म एवर मेड, ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय इसाओ ताकाहाता। और ये वॉर के ऊपर सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये मूवी लॉस, सर्वाइवल और बचपन की नाजुकता जैसी सेंसिटिव चीजों को डीपली एक्सप्लोर करती है। और आज की वीडियो में हम इसकी थीम और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के बारे में डीपली जानेंगे। तो जल्दी से इसकी समरी जान लेते हैं। कहानी 1945 के समर में शुरू होती है जब कोवे सिटी के ऊपर हैवी बमबारी हो रही होती है। हम सीधा एक टीनेज लड़के और उसकी छोटी बहन सेत्सुको से मिलते हैं जो अपनी मां की डेथ के बाद सरवाइव करने की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके पिता नेवी में हैं। तो शुरुआत में सीता और सेत्सुको अपनी आंट के घर में शेल्टर लेते हैं। हालांकि उनकी आंट रहने की जगह तो दे देती है, लेकिन दोनों भाई बहनों के लिए दिन प्रतिदिन आंट का बिहेवियर बुरा होता जाता है। तुम हमेशा चावल तो मांगते रहते हो, पर क्या कभी कुछ कमा कर लाते हो? कभी भी नहीं। एंड जब खाना कम पड़ने लगता है तो आंट की कोल्डनेस बढ़ जाती है। सीता को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि वो आंट के घर से निकल जाए और अपनी बहन के लिए बेटर लाइफ ढूंढे। एंड जिसके बाद वो अबैंडन बम शेल्टर में जाते हैं जिसमें उन्हें एक उम्मीद तो मिलती है, लेकिन वो हार्श रियलिटीज के लिए अनप्रिपेयर्ड हैं। एंड मूवी चाइल्डहुड की इनोसेंस को सेत्सुको के कैरेक्टर के थ्रू दिखाती है, जैसे वो स्मॉल मोमेंट एंजॉय करती है, फायरप्लेस पकड़ना, अपने ब्रदर के साथ खेलना और माँ के वापस आने के सपने देखना। लेकिन टाइम के साथ प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, खाना डेली का स्ट्रगल हो जाता है और सीता को कोई काम भी नहीं मिलता। एंड सेत्सुको की हेल्थ भी खराब होने लगती है। एंड एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट आता है जब सेत्सुको मेल न्यूट्रिशन से वीक होने की वजह से उसकी कंडीशन बिगड़ने लगती है और सीता भी काफी कोशिश करता है सेत्सुको को बचाने की, लेकिन उसके इतने एफर्ट के बावजूद वो सफरिंग को रोक नहीं पाता। क्लाइमैक्स में सेत्सुको इलनेस का शिकार हो जाती है और मर जाती है। मूवी सीता के साथ खत्म होती है जो अपनी बहन की डेथ का सामना नहीं कर पाता और भूखमरी का शिकार हो जाता है। उसके फाइनल मूवमेंट में वो ट्रेन स्टेशन में मर जाता है। फाइनल सीन एक हॉन्टिंग एंड ब्यूटीफुल रियूनियन है जिसमें उनकी स्पिरिट मिलते हैं, जो कि एक ट्रेजेडी में उनका इटर्नल बॉन्ड को दर्शाता है। ग्रेव ऑफ फायरफ्लाई एक बहुत ही इमोशनल फिल्म है जो दो सिबलिंग की स्टोरी बताती है जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये फिल्म इतनी स्ट्राइकिंग इसलिए है क्योंकि ये वॉर के हॉरर को बच्चों की मासूम आंखों से दिखाती है। सीता और सेत्सुको को एक अपसाइड डाउन वर्ल्ड में सर्वाइव करना पड़ता है और उनकी कहानी वॉर के साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को काफी अच्छे से दर्शाती है, जो सोल्जर के अलावा सिविलियन को भी इम्पैक्ट करती है, स्पेशली औरतों और बच्चों पर। फिल्म का कोर यही है, जब बच्चों की इनोसेंस को एक्सटर्नल केओस की वजह से तोड़ दी जाती है तो उनके दिमाग पर काफी गहरा असर पड़ता है। सेत्सुको जैसे बच्चे अक्सर अपनी सिचुएशन की गंभीरता को समझने में नाकामयाब रहते हैं। जहाँ ये फिल्म परफेक्टली दिखाती है थ्रू हर डिजायर फॉर हर मदर, उसकी माँ के लिए उसको छोड़े जाने का डर और एक निराशाजनक स्थिति में उम्मीद बनाए रखने के लिए उसका स्ट्रगल। मूवी ने ये बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया है। मूवी में फायरफ्लाइज का एक पावरफुल सिंबल है। वो डार्कनेस के बीच में खूबसूरत पलों को मूवी में रिप्रेजेंट करते हैं और वो ये भी दिखाते हैं कि कैसे जिंदगी में खुशी के पल बहुत ही कम होते हैं और कितनी जल्दी गुजर जाते हैं। सेत्सुको की इनोसेंस और फायरफ्लाइज के बीच में एक कनेक्शन है। जब सीता फायरफ्लाइज पकड़ता है तो ये उनके लिए खुशी का पल होता है, लेकिन ये भी याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी नाजुक है। तुमने उसे कुचल दिया। फिल्म साइकोलॉजिकल तौर पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करती है, जैसे ग्रीफ, गिल्ट और रिजाइलेंस। सीधा अपनी बहन की रक्षा न कर पाने की वजह से वो खुद को दोष देता है। ये इमोशनल लड़ाई हमें दिखाती है कि ट्रॉमा कैसे अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट हो सकता है और कैसे ये सेल्फ ब्लेम की तरफ ले जाता है। सीधा की गिल्ट और शोक का स्ट्रगल हमें दिखाता है कि कैसे ट्रॉमा एक व्यक्ति के दिमाग पर असर कर सकता है। ये फिल्म हमें समझाने में मदद करती है कि कैसे लोग ट्रॉमा के बाद सेल्फ ब्लेम करने लगते हैं। मूवी में एक सीन आता है जब सेत्सुको फायरफ्लाइज को दफना रही होती है जिनके साथ वो एक रात पहले खेल रहे होते हैं। एंड वो अपने ब्रदर को रिवील करती है कि उसे पता है अबाउट देयर मदर डेथ। एंड वो ये भी पूछती है कि फायरफ्लाइज इतनी जल्दी क्यों मर जाते हैं। शी इज टॉकिंग अबाउट हर मदर। एंड ये सीन अंदर से तोड़ के रख देता है। चुन्नू हमेशा इतनी जल्दी क्यों मर जाते हैं? एक और सीन में फायरफ्लाइज सेत्सुको है
एक खुशी चेयरफुल छोटी लड़की जो अपनी उम्र से पहले ही उसकी जिंदगी की रोशनी बुझा दी जाती है। एक और फायरफ्लाई उनका पिता है जिसे हम कभी नहीं देखते, वो भी गायब हो जाते हैं। एंड सीता खुद वो लास्ट जुगनू है जो ग्रेव में जाता है। मूवी का टाइटल एक सीन को रिफर करता है जहाँ मेन कैरेक्टर सीता एंड सेसुके फायरफ्लाई की खूबसूरती में कंफर्ट पाते हैं, जो लाइफ और इनोसेंस की फ्लीटिंग नेचर का मेटाफर है। ग्रेव पार्ट टाइटल उन कैरेक्टर के ट्रेजिक फेट को सिग्निफाई करता है जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जापान में तबाही और लॉस के बीच सरवाइव करने की कोशिश करते हैं। फायरफ्लाई लाइफ की खूबसूरती और नाजुकता दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी जिंदगी के अंधेरे को रोशन करते हैं, लेकिन अंत में फेड हो जाते हैं, जैसे कि बच्चों की होप्स और ड्रीम। ट्रॉमा के बाद लोग अपनी जरूरत के हिसाब से सामना करते हैं। सीता के लिए लाइफ एक स्ट्रगल है और वो कभी कभी गलत डिसीजन लेता है, लेकिन ये फिल्म हमें दिखाती है कि कैसे सिबलिंग के बीच का प्यार और बॉन्ड उनके लिए स्ट्रेंथ का सोर्स है जबकि उनकी दुनिया तबाह हो रही है। ये मूवी हमें काफी कुछ सिखाती है। वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस कितने गंभीर होते हैं और हमें उन्हें समझने के लिए टाइम देना चाहिए। हमें ट्रॉमा से पीड़ित लोगों के साथ कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग के साथ पेश आना चाहिए। बचपन की इनोसेंस को बचाना हमारी जिम्मेदारी है और ये मूवी हमें इसकी अहमियत समझाने में मदद करती है। दया और समझ के साथ हम उन लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। हम एक स्पेस क्रिएट कर सकते हैं जहाँ लोग अपनी इमोशन और एक्सपीरियंस को शेयर कर सके, जिससे हम एक दूसरे को समझ सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। ये फिल्म एक रिमाइंडर है कि वॉर की कॉन्सिक्वेंसेस कितने गंभीर होते हैं और कितनी इनोसेंट लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं। हमें इसका लेसन सीखना चाहिए और एक पीसफुल वर्ल्ड के लिए काम करना चाहिए। ये फिल्म देखने के बाद आपको अपने इमोशन को समझने में टाइम लगेगा, लेकिन ये फिल्म जरूर देखना क्योंकि ये हमें एक सच्ची और महत्वपूर्ण कहानी बताती है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के हिसाब से वर्क करने की टेंडेंसी हमें जेनेटिक्स से मिली है। हमारे जीन्स हमें सर्वाइव और रेप्लिकेट करने के लिए प्रमोट करते हैं, इसलिए हम रिसोर्सेज के लिए लड़ते हैं और दूसरे ग्रुप के साथ कम्पीट करते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन हमें अवेयर होना चाहिए ताकि हम पीसफुल सोल्यूशन निकाल सकें। हम इंटेलिजेंट बीइंग है और हम पीसफुल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हमें अपने जीन्स के कंट्रोल में नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। जिंदगी एक बहुत ही प्यारी और छोटी सी गिफ्ट है। हम इसमें हर पल को जी के खुशी से और संतुष्टि से रह सकते हैं, लेकिन लोग वॉर करते हैं और ये चीज समझ नहीं आता। हम सबको बस इतना चाहिए, एक अच्छी जिंदगी, प्यार और सुकून। फिर भी हम लड़ते रहते हैं। ये समझने की जरूरत है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमें सपोर्ट करें, ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। अब आपकी बारी है, कमेंट में हमें बताइए कि ग्रेव ऑफ फायरफ्लाई ने आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट किया।